हेलो फ्रेंड, सदफलाल जुडिशियल असिस्टेंट पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का जो अहम तीन टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूँ। वो टॉपिक आप लोगों के सामने है। टॉपिक का नाम है इंडियन पैनल कोड, जो मैं शुरुआती सेक्शन 3 और आज सेक्शन 4 तक देखेंगे। जो कि मैं पहले आपसे माजरत चाहता हूँ कि अगर फैन की आवाज़ आप लोगों के पास पहुँच रही होगी उससे मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो एक अहम तरीन टॉपिक है मैं उस पर खास कर फोकस डालूँगा, वो न ध्यान कीजिए। जो PCJ या HGS या अदर जुडिशल एग्जाम देने वाले जो है, और ख़ासकर जो है जो लॉ से लीगल अवेयरनेस से वो पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब करिए। अब मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। टॉपिक सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 को अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 3 ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ माय बी ट्राइड विद इन इंडिया। यानी भारत से परे किए गए अपराध भारत की विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के मामले में दंड, यानी पनिशमेंट की बात करता है। जो मामले जो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच मे बी लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, अगर हम इसको जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अब इसमें जुरिडिक्शन की बात करता है कि अगर भारत के भीतर कोई अपराध और भारत से परे किए गए कोई अपराध, दोनों में जो दोनों में अगर सेक्शन देखेंगे 2 और 3, और 2-3 में यह है कि आप देखेंगे तो 2 में कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराध, और इसमें यह कहता है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर के विधि के अनुसार जो है, यानी जो भारत से आप बाहर भी गए हैं, और उसके बाद में यह है कि विधि और भारत के ही विधि के अनुसार क्या है, ट्राइबल होगा, और उसी ट्राइबल के अकॉर्डिंग जो है आपको दंड दिया जाएगा। ये बातें कहते हैं। अब इसमें कहने का मतलब है कि अगर हम देखेंगे इसमें कहता क्या है सेक्शन 3, एनी पर्सन लायबल क्या लायबल होता है? बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner if such has been committed within India। अब जो है बैरक लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए जो है आप लोग हाईलाइटेड कर लीजिएगा। अब मैं इसे समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिए। यानी कहता है क्या है कि भारत से परे किए गए अपराध, और उसके बाद कोई भी भारत की विधि के अनुसार जो है ट्राइबल के लिए एलिजिबल जब होगा जब भारत से किए गए किसी भी कार्य के लिए या इस कोड या इस संहिता के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है ऐसे माना जाएगा मानो वो कार्य जो है भारत के ही भीतर किया गया है। मानो वो कार्य कहाँ किया गया है? भारत के ही भीतर किया गया है। अब हम जब देखते हैं तो उसमें कहता क्या है सेक्शन 3, कहते एक शब्द आया कि 3 और 4 जो है वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, अब वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आप 3 बातें पाएंगे। पहला, भारत के न्यायालय में बाहर में से क्या है, थल, समुद्र, वायुयान, ये 3 चीज़ है जो इसे कहा जाता है वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। भारतीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसके नागरिकों को भारत के भीतर या इसके बाहर हैं। जो भारत के नागरिक हैं, चाहे इसके भीतर हैं या बाहर हैं। साधारण रूप में किसी देश के न्यायालय केवल अंतर क्षेत्राधिकार होता है। साधारण तौर पर किसी न्यायालय का अपराध जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल टेरिटोरियल होता है,
तथा विधि उसकी सीमा के भीतर ही परिवर्तित हो सकती है। जो उसके लॉ है उसको क्या है, उसका जो है एनफोर्स करा सकती है, क्योंकि अपनी सीमा से दूसरे राज्य का कोई अधिकार लागू होने की सहमति नहीं दी जा सकती है। जो अपनी राज्य है उसकी सीमा के लिए लागू होने की क्या है, सहमति नहीं दी जा सकती है। आप ये देखते होंगे कि जब भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 में ये निर्धारित करता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होने के कारण जो है उसे क्या है, अवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानी जाएगी। यह अनुच्छेद डिसाइड करता है कि कोई एक्ट भारत में अपराध है और वो एक्ट भारत की बाउंड्री के परे यदि घटित होता है तो वो भी अपराध होगा। यानी यह अनुच्छेद डिसाइड करता है कि कोई एक्ट भारत के भीतर या भारत के परे या भारत की सीमा के अंदर कोई अपराध होता है या घटित होता है तो धारा 3 में प्रयुक्त जो है भारतीय विधि शब्द का प्रयोग करके और ये से जो है इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। अब इसका देखे हैं कि एक आया था कि आप देखे होंगे प्रत्यार्पण, यानी एक्स्ट्रा, आप इसको देखे होंगे कि जो है एक्स्ट्राडिशन, ये जो है इसी चीज़ को प्रत्यार्पण के थ्रू उसको लाया जाता है कि कोई भी आप देखे होंगे मुल्क को। अब मान लीजिए कि जब हम अबू सलीम को जो है एक प्रत्यार्पण के थ्रू जो है इंडिया में लाया गया और वहाँ इस बात की जो है समझौता किया गया कि मैं भारत में अगर आप ले जाते हैं तो इस जो है अक्यूज या मुलजिम को जो है आप जो है फांसी नहीं दे सकते। और वहीं पर राजन को भी लाया गया, जो है प्रत्यार्पण के थ्रू लाया गया, जो छोटा राजन पकड़ा गया दूसरे देशों से, जो हमारे देश से और दूसरे देश के बीच में जो है एक ट्रीटी होती है और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है कि अगर कोई मुलजिम कहीं भी पाया जाता है, अगर वो भारत से घोषित अपराध है तो उसे उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस कंट्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और एक ट्रीटी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आपके बीच का जो है मित्रवत बना रहे, फ्रेंडली रिश्ता बना रहे और आप जैसे भी उस मुलजिम को पाए फौरी तौर पर उस देश के जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं उनको इस बात की जानकारी दे दें, उनको गिरफ्तार करके उनके देश में जो है उस मुलजिम को जो सुपुर्द करते हैं। यानी कि अगर आप देखे होंगे कि हाल ही में जो है जैसे कि जो है ये घोषित किए गए हैं, भगोड़ा घोषित किए गए, चाहे वो नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, ऐसे तमाम लोग जो है इस देश में जो है भगोड़े घोषित किए गए हैं। तो ये है कि उस देश की जिम्मेदारी बनती थी, मोरलिटी बनती थी कि जो है हमें जो है गिरफ्तार करके हमें वो सुपुर्द कर देते और हमारा उनका वित्तीय संबंध बना रहता है, क्योंकि वो भारत में अपराध किए हैं, क्योंकि वो पैसे का जो गबन किया गया वो भारत का पैसा गबन किया गया है और वो जो जितने भी लोग उस पर जो है चाहे बैंक का पैसा लोन लिया गया, पंजाब नेशनल बैंक का जो नीरव मोदी है वो जो है वो अगर उसने ऑफेंस किया तो इंडिया के ही भीतर किया है, इंडिया के बाहर। अब वो आदमी भाग के बाहर चला गया है, विदेश चला गया है, तो वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बचने का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए हम एक दूसरे देश से जो फ्रेंडली कंट्री होते हैं उस कंट्री से हमारी ट्रीटी होती है, ट्रीटी साइन होती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जो कहीं भी पाया जाता है उनको जो सुपुर्द कर देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि क्या कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑफेंस जो है भारत में वो अपराध बनाया गया है लेकिन इंग्लैंड में वो अपराध नहीं बनाया गया है। अगर भारत का आदमी इंग्लैंड में जाकर दूसरी शादी कर लेता है, भारत का आदमी कोई भी पर्सन वो जाकर दूसरा शादी कर लेता है और वो ऑलरेडी विवाहित रहा हो तो उसके ऊपर एडल्ट्री का चार्ज एलिगेशन लगाया जा सकता है। एडल्ट्री का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि ये भारत में 497 के अकॉर्डिंग जो है इसने ऑफेंस किया। हालांकि रिसेंटली के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया जोसेफ सानी वाले केस में, उन्होंने उस केस में साफ जो है आ गया है, साफ स्पष्ट ये कह दिया गया है कि उसे अपराध कुछ मामले में नहीं माना गया
लेकिन कुछ अपवाद दे दिए गए हैं कि एडल्ट्री का जो ग्राउंड है उसे तलाक लिया जा सकता है। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि जो है भारत के में वो अपराध एडल्ट्री का है और वो इंग्लैंड में जाके एडल्ट्री करता है, तो वो इंग्लैंड में भले ही वो अपराध नहीं हो, इंग्लैंड के लॉ में भले ही वो अपराध घोषित नहीं किया एडल्ट्री का, लेकिन भारत में उसको जो है अपराध घोषित किया गया है, इसलिए जो है उसका जो है ट्राइबल भारत के अंदर होगा। अब दूसरी बात यह है कि एक है प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन ये है कि सी जो है भारत में रह रहा है, सी क्या है, भारत में रह रहा है, तब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा यदि बी इंग्लैंड में हो, सी भारत में रह रहा हो और बी कहाँ रह रहा हो, इंग्लैंड में रह रहा हो जहाँ अपराध घटित हुआ हो। ए अंग्रेज जाको भारतीय द्वारा लिखित पत्र दूसरे भारतीय वीर को जो है 10,000 रुपये के लिए दिए जाता है। यानी जो है ए व्यक्ति जो है क्या है, एक अंग्रेज है और जो व्यक्ति है वो भारतीय है, उसको लिखित रिटर्न जो है एक लेटर द्वारा एक दूसरे भारतीय यानी बी को जो है 10,000 रुपये पाने के लिए दिए जाता है कि बी को जो है आप 10,000 रुपये दूसरे भारतीय के लिए आप दे दीजिएगा। ये क्या करता है, अपने ही देश को वापस चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है और अपने देश वापस चला जाता है। तथा बी जो है क्या करता है, दूसरे को जो देना है, बी को धोखा देने के उद्देश्य से, बी को जो है क्या धोखा देने के पर्पज से वो पत्र में एक शून्य और बढ़ा देता है, सीधा 1 लाख रुपया कर दिया। अंग्रेज ने आपको कितना दिया था, 10,000 रुपया, और बी को कहा भैया एक दूसरे भारतीयों को दे दीजिएगा जिन्होंने उन्होंने इंडिकेटेड किया, और बी ने क्या किया, 1 जीरो और बढ़ा दिया। क्या करते, 1 जीरो और बढ़ा दिया। ठीक है, जब ये अपने देश को वापस चला जाता है और बी को धोखा देने के उद्देश्य से वो लेटर को जो है एक शून्य बढ़ा देता है, वो इस आशा से शून्य बढ़ाता है कि बी को विश्वास के उद्देश्य से वो बात जो है ये कर लेगा कि जा ऐसा लिखा होगा। यानी इस उद्देश्य से ये विश्वास कर लेता है कि जा जो है 1 लाख रुपया दिए होंगे। देखिए, जा 1 लाख रुपये दिए होंगे। एक जालसाजी से एक ने जालसाजी का अपराध किया है, यानी इंग्लैंड चला गया और बी ने उसमें 10,000 रुपये बढ़ा दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बी जो धोखा देने के आशय से 0 बढ़ा दिया, तो ए पर क्या लायबल, ए ने तो एक 10,000 लिखा था, तो बी ने उसको 1 शून्य और बढ़ा दिया, 1 लाख कर दिया। तो क्या ए जो है उसने अपराध किया कि नहीं किया? तो ये हम देखते हैं कि जो है ए ने जालसाजी का अपराध इस उदाहरण में किया कि वो भारत के लिए अभियोजित किया गया। उसको ए को जो है भारत में जो है एलिगेशन लगाया गया और उसे जो है विचारण किया गया, और वो भले ही वो फिजिकली रूप से जो है शरीर रूप से जो है वो मौजूद ना रहा हो, फिर भी उस पर जो है इस प्रकार का जो है अपराध घटित किया गया। यानी ये मान लिया गया कि 1 लाख रुपये आपने लिख दिया है। ऐसे से भी प्रॉब्लमेटिक केस आए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 का जो है हम ये कहते हैं कि अगर सेक्शन 4 से पहले मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। घटना ये था कि ताज मामले में, जब आप ताज जो है कांड आप देखे होंगे, उस कांड में क्या था कि ताज का जो है वो कौन व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे। पाकिस्तान से एक नाव के माध्यम से इंडिया में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में उसका मास्टरमाइंड जो है वो कहाँ रहता है, वो अमेरिका में रहता है। और वो अमेरिका में यहाँ आने से पहले उसको पूरे प्लान बनाता है, कहाँ कहाँ किस तरीके जाना है, कैसे कैसे क्या चलना है। बैठा कहाँ है, अमेरिका में। और प्लान क्या बना रहा है और कौन सा आदमी ऑफेंस करने जा रहा है, पाकिस्तान का आदमी ऑफेंस करने के लिए इंडिया में प्रवेश हो रहा है। किस माध्यम से वो आ रहा है, जल के माध्यम से आ रहा है। और कौन के जो है उसमें आप देखेंगे कि वो नौ जो है जल जो है किसके पहले तो जल में आता है, जल के माध्यम से वो मछुआरों को नाइज भी छीनता है और छीनने के बाद में वो इंडिया वाले नेवी से, यानी इंडिया के लगे हुए झंडे से वो इंडिया में जो आते हैं और ताज पे हमला करते हैं। तो वो व्यक्ति जो है उनका कहाँ ट्रायल किया गया,
एक व्यक्ति पकड़ा गया जो आतंकवादी, उसका ट्रायल जो इंडिया ही में किया गया, वो चाहे भारत से परे है लेकिन फिर भी वो आए इंडिया में ऑफेंस किए, इंडिया में उनका मामला ट्रायल किया गया और इंडिया में उनको सजा भी दी गई। तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट बाकी है। हम सेक्शन 4 से जो है देख लेते हैं। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध का जो संहिता और विस्तार की बात करता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय any citizen of India in any place without India and beyond India, to any person on any ship or aircraft registered in India, whoever it may be। थर्ड जो है 2008 में जो है जोड़ा गया है, 2008 में जो है इसे IT के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। थर्ड कहता है एनी पर्सन एनी प्लेस विथआउट and beyond India committed offense targeting a computer resource located within India। अब इसे देखते क्या है कि, और उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि धारा 4 ये कहता है कि इस प्रोविजंस में क्या है। पहली बात ये कहता है कि भारत से बाहर परे किसी भी स्थान के में जो है भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी जो भारत है उससे बाहर किसी स्थान में, और वो कौन व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, कोई अपराध करता है। दूसरी बात यह है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर, जो भारत का जो एक अगर विमान समुद्र में चलाया जाता है तो वो रजिस्टर्ड होता है, अगर पोत चलाया जाता है वो भी रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी एनीवन कहीं भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो किसी अपराध का लागू होगा। तीसरी बात कहता है कोई व्यक्ति भारत के किसी स्थान, भारत के बाहर कोई अपराध है, भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों के लक्ष्य द्वारा कोई कार्य करता हो, कोई कंप्यूटर से करता हो, आज जो बैठे हुए हैं अमेरिका में और ऑफेंस करते हैं, तो कोई लंदन में बैठा कहीं बैठा वो कंप्यूटर से हैकिंग करते हैं, तो उनका जो लक्ष्य है वो पूरा अपना कर लेते हैं, तो अपराध करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं। तो सेक्शन 3 ये जो है, सेक्शन 4 जो है इससे कवर होते हैं। अब सेक्शन 4 में जो है अपराध, आप जानते होंगे कि अपराध में ऐसे प्रत्येक अपराध जो शामिल है जो भारत के बाहर किया गया हो, और जो यदि भारत द्वारा किया जाता हो तो इस संहिता के अंदर दंडनीय है, एक्सप्रेस भी है। अब हम आपको जो है संधि भी बता चुके हैं, एक हम आपको बताते हैं कि इसमें थल, समुद्र और वायुयान से संबंधित हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे क्या होता है। तो हम देखेंगे थल से क्या अभिप्राय है। थल जो है दंड संहिता के धारा 3 और 4 में जो है, और दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 188 के अंतर्गत जो है, 188 जो है जो जुरिडिक्शन तय करता है, जो कहाँ मामला मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ किस कोर्ट में विचारण होगा, किस कोर्ट में विचारण नहीं होगा। 188 ये कहता है भारतीय न्यायालय भारतीय क्षेत्र के बाहर घटित हुए अपराध को भी विचारित कर सकते हैं यदि भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो भारत में किया गया तो दंड संहिता के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध होगा। और उसके बाद में जो है ऐसे का धारा 4 के अंतर्गत अपराध होगा जिसका विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के 188 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आते हैं समुद्र। अब समुद्र की बात आते हैं तो समुद्र में देखते हैं, समुद्र में घटित हुए अपराध को विचार करने का क्षेत्राधिकार है, चाहे नौवां अधिकरण क्षेत्राधिकार हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है। वो सिद्धांत पर आधारित समुद्र विद्यमान स्रोत है जो तैरता हो, द्वीप माना जाता हो, जो समुद्र में विद्यमान भारतीय पोत हो, ये सारी बातें करते हैं। अब भारतीय पोत के बारे में जानते हैं, भारतीय पोत क्या होता है, जो कि समुद्र में वो भारतीय पोत पर जो है समुद्र का झंडा लगा हो और अपने ही ट्यूटोरियल में, अपने ही जुरिडिक्शन में जो है वो जो है एक रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कोई कारोबार करता हो। अब ये आजकल ये सुनने में आया होगा कि
भारत के मछुआरे श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए, या पाकिस्तान के मछुआरे जो है वो इंडिया में गिरफ्तार किए गए, यानी कि इंडिया के जुरिडिक्शन में वो आ गए। उनका फ्लैग किस देश का लगा हुआ है? अगर वो पाकिस्तान की विमान है, पाकिस्तान की पोत है, तो पाकिस्तान का वो जो है उसका नेवी द्वारा है, नेवी पुलिस जो है उससे गिरफ्तार करती है, और उसे गिरफ्तार करने के बाद में जिस जुरिडिक्शन पर पाए जाते हैं उस न्यायालय में उसका विचार किया जाता है। आप देखे होंगे। दूसरी बात यह है कि एक डकैती होती है, जो जल में आप अक्सर सुनते हो कि जल की डकैती क्या होती है कि किसी देश की विमान जा रही है, किसी देश की पोत आती जाती है, चाहे वो सामान लेकर आ रही हो, भारी लगेज लेकर आ रही हो, कीमती चीज़ें लेकर आ रही हो, तो वो प्रायशी के नाम से जाना जाता है, जो हिंदी में कहते हैं जलदस्युता, यानी समुद्री डकैत, समुद्री लुटेरा। आप ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में समुद्री लुटेरा। वो व्यक्ति क्या करते हैं कि वो ना किसी भी देश का हो, हमारा आपस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेरा माल जो है, यानी मैं भारत से जो है बंगाल की खाड़ी से अगर हम कोई शिप भेजते हैं और वो शिप जो है जाना है उसको क्या नाम है, ब्रिटेन जाना है, लंदन जाना है। अब लंदन जाने के लिए या पुर्तगाल जाने के लिए वो शिप जा रही है, अब बीच में कोई ऐसी देश है जो खाड़ी देश है, वहाँ के लोग जो है जाकर हमारे शिप को जो है क्या कर ले, डाका डाल ले, लूट ले हमारे माल को, या माल हम इस जो है ब्रिटेन से हम ला रहे हो, इंडिया में ला रहे हो और बीच में लूट ले। तो हमारा और जिस देश का जो मित्रवत संबंध है, फ्रेंडली संबंध है, वो ना कहते ना धोबी घाट करना, धोबी कुत्ता घाट करना कहीं का बचता है। तो उसी की भांति जो है हम ये समझ सकते हैं कि उसका तो हमारे वो उसका जो है जिस देश में उसमें भले ही उस देश में उसके लिए अपराध बना हो, लेकिन इंडिया में जो है अगर वो पकड़े जाते हैं, कहीं भी पकड़े जाते हैं, तो उनका जो है ट्रायल किया जा सकता है। वो जो लुटेरे, समुद्र लुटेरों को उनको पकड़ कर जो है इसमें किया जा सकता है, ट्रायल में किया जा सकता है। वो सेक्शन 4 बताता है। अब जो है आप एयरक्राफ्ट की बात आती है कि एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, तो भारतीय में जो है हवाई जहाज़ की बात करते हैं, वायुयान। इसमें यह कहते हैं कि भारत में रजिस्ट्रेट किसी भी वायुयान यदि कोई अपराध भारत में घटित होता है तो वायुयान चाहे जहाँ भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो भारत में उसका विचार हो सकता है। अगर हाईजैक कर लिया जाता है, हम चाइना से हमारा विमान को हाईजैक कर लिया गया और वो कहा कि काबुल में गिरा दो, यानी इंडिया से फिर भी नहीं, लेकिन इंडिया का ही जहाज़ है और जहाज़ कहाँ हाईजैक कर लिया गया, काबुल में लैंड कर लिया गया, लेकिन वो जो है आतंकवादी वो कोई भी हो, उसका जो ट्राइबल होगा वो इंडिया में होगा। यह मेरा सेक्शन 4 बताता है। और इसमें जो है ये कहते हैं कि विदेशी द्वारा अगर कोई अपराध करता है, तो देखिए इंडिया में इंडिया के या कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब मान लो कि कोई व्यक्ति अगर नागरिक वो फ्रांस का नागरिक है और फ्रांस का नागरिक है और वो जाकर क्या नाम है इटली में कोई ऑफेंस करता है, तो हमसे उससे क्या लेना देना है? हम इटली और फ्रांस से हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी जो है वो भारत से हो, और भारत का आदमी हो या वो फ्रांस का आदमी हो जो आकर इंडिया में ऑफेंस करता हो, तो हम उसको जो है ट्राइबल करना सकेंगे। अन्यथा विदेशी जो किया उसके बाद जो है हम यहाँ ट्राइबल नहीं करेंगे। ये सेक्शन 4 कहता है। अब ये कहते हैं कि जो है सेक्शन 5 के हैं, तो सेक्शन 5 जो है सेव करता है। सेक्शन 5 क्या सेव करता है ये देखते हैं। सेक्शन 5 हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं क्या देखते हैं। सेक्शन 5 ये कहता है कि certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall be affected the provisions of any act punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India of the provision of any special local law. यानी इन लोगों को जो सेव करती है, इन लोगों के लिए विशिष्ट लॉ के ही द्वारा ही पनिशमेंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी कि इनके लिए एक लॉ बनाया होगा। कुछ मामलों में जो है विद्या जिस अधिनियम में जो है क्या है इफेक्टिव नहीं डालेगी, जिससे इस अधिनियम में कोई भी बात
भारत सरकार की सेवा में ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक या विद्रोह द्वारा अत्याजन, जो विद्रोह द्वारा जो है कोई डिसीजन कर लिया हो, दंडित करने में किसी भी अधिनियम उपबंधों किसी विशेष स्थानीय विधि के अंदर जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये सेक्शन 5 जो है सेव करता है। सेक्शन 5 जो है स्थानीय विधियों के बारे में बताता है, मार्शल लॉ के बारे में बताता है, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बताता है। तो मैं कल से जो है सेक्शन जो है 6 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण जो है शुरुआत करूँगा दोस्तों। मैं यहीं से अपनी वीडियो को विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।